चूँकि आज नक्श बहुत खुश था और उसकी वजह अनिका का उसके घर आना था, इसलिए उसने आज रात बहुत शराब भी पी ली थी। जब उसे अनिका की याद आई तो उसने नशे में उसने कॉल भी कर दिया, मेरी बीवी क्या कर रही हो? अनिका की कॉल उठाते ही नक्श ने कहा, तुम्हारा इंतज़ार। अनिका ने जवाब दिया। चूँकि आज हिमानी का बर्थडे था, इसलिए नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि आज की रात ये लोग कहीं मुझे नहीं जाने देंगे। जैसे तैसे नक्श को अब अनिका के सामने एक बहाना बनाना था। ओहो! तो मेरी बीवी को अब और भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बॉस को कुछ ज़रूरी काम आ गया है और मुझे उनके साथ भी जाना पड़ रहा है। सुबह तक मैं वापस आ जाऊँगा। बहाना बनाते हुए नक्श ने कहा, ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। सारे दिन भर सोते रहते हो। अनिका ने उबासी लेते हुए नक्श से सारी बातें कह डाली थी। आई लव यू। जैसे ही ये शब्द नक्श के मुंह से बाहर आए, वैसे ही अनिका का पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे मानो कोई करंट दौड़ गया हो उसके शरीर में। ये पहली बार था जब इन 3 सालों में नक्श ने अनिका को आई लव यू बोला था। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट करती, नक्श ने फिर से कहा, ठीक है चलो, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। और ये बोलने के बाद उसने कॉल कट भी कर दिया। अनिका अभी और भी शॉक थी और फ़ोन अभी उसके कान पर ही था। अनिका की धड़कनें अब और भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। उसने जैसे तैसे मानो सोने की कोशिश की, लेकिन नक्श के मुंह से निकले वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसका शरीर आग से दहकने भी लगा था। पूरी रात अनिका को नक्श के सपने आए और वो बार बार करवट बदलती रही। दूसरी तरफ कॉल रखने के बाद नक्श फिर से पार्टी में चूर हो गया और फुल एंजॉय करने लगा। उसने आज की रात होटल प्राइम मिनिस्टर में ही काटी। अगले दिन सुबह जैसे ही नक्श की आंखें खुली, उसे अनिका का कॉल आया। हेलो बीवी, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह रात को अच्छी सी नींद नहीं आई क्या? नक्श ने पूछा। नक्श, तुम जल्दी से यहाँ आओ और मुझे जावेरी मेंशन लेकर चलो, एक्सप्रेशन सोते हुए अनिका ने कहा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अचानक से नक्श को एहसास हुआ कि ज़रूर कुछ काम होगा। मामा जी का वो दोस्त पैसे मिलते ही गायब हो गया। ओह गॉड! ठीक है, तुम काम करो, मैं टैक्सी लेकर जल्दी से यहाँ निकल जाऊँगी। ये बोलने के बाद जल्दी से अनिका ने कॉल कट कर दिया और नक्श चौंक गया था। हालांकि अब मुझे समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है। कल जब प्रफुल्ल पटेल ने उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सभी को बताया, तो तब एक नक्श और पल्लवी ही थी जो उस पूरी तरह से उसकी स्कीम से अगेंस्ट थे। उस समय सिर्फ लोग पैसा बनाने के बारे में ही सोच रहे थे। किसी ने भी कॉन्वर्सेशन होने के बारे में नहीं सोचा था और ना ही नक्श और पल्लवी की बात पर भी ध्यान दिया। नक्श को वैसे तो जावेरी परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो चाहता था कि जावेरी परिवार इस तरह से सफ़र ख़त्म करे, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का आइडिया अनिका के मामा ने दिया था और इसमें अनिका भी इन्वॉल्वमेंट थी और इससे अनिका भी सफ़र करने वाली थी, जो नक्श बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अनिका, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जावेरी परिवार जा रहा हूँ और उनकी मदद भी करूँगा, लेकिन ये पहली और आखिरी बार होगी, नक्श ने मन ही मन सोचा। उसके बाद नक्श ने अपना फ़ोन उठाया और एक कॉल किया। आज फाइनली आपको इतने सालों के बाद मेरी याद आ गई। मुझे लगा कि पता नहीं आपको तो क्या हो गया है। फ़ोन की दूसरी तरफ से जब ये आवाज़ नक्श ने सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हो गया ड्रामा? चलो अब काम की बात करते हैं, बकवास मत करो। मुझे तेरी एक हेल्प की ज़रूरत है। नक्श ने कहा। क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए? बताओ। बिना कुछ सोचे वो नक्श की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी कंपनी बिंद्रा कोलैबोरेशन सूरत के जावरी परिवार के साथ साझा करे। कंपनी, नक्श ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। दरअसल नक्श ने अपने दोस्त राहुल बिंद्रा को कॉल किया। 7 साल पहले नक्श ने अपने राहुल को फंडिंग प्रोवाइड की थी। उस फंडिंग से राहुल ने एक कंपनी खोली, बिंद्रा ग्रुप, जो शुरुआत में सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस देखती थी, लेकिन बीते इन सालों में बिंद्रा ग्रुप ने इंडिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। रही बात इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो अब बिंद्रा ग्रुप इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक थी। हालांकि शुरुआत से लेकर अंत तक बिंद्रा ग्रुप का असली बॉस नक्श ही रहा था, लेकिन ये बात राहुल और नक्श के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बाहर निकाला गया, तब नक्श आसानी से बिंद्रा ग्रुप को संभाल सकता था, लेकिन नक्श अच्छे से जानता था
कि आज नहीं तो कल बिंद्रा ग्रुप उसके बहुत काम आने वाला था। इसलिए अपने मतलब की परछाई को नक्श ने कभी भी हमेशा अपने दोस्तों से दूर रखा। लेकिन आज नक्श अनिका के लिए अपनी परछाई को ख़त्म करने वाला था। इससे साफ जाहिर होता है कि नक्श को अनिका की कितनी फिक्र है। ठीक है नक्श, मैं इस मैटर को इमीडिएटली हैंडल करता हूँ, लेकिन संयोग की बात तो देख, मैं एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में सूरत ही आया हूँ, तो परेशान मत हो। मैं पर्सनली जाबिरी परिवार से जाकर मिलता हूँ। पूरी इज्जत के साथ राहुल ने नक्श से कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उसी समय जाबिरी परिवार के मेंशन का हाल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कल्याणी देवी अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और प्रफुल्ल पटेल हॉल के बीच में खड़े थे। उनके चेहरे पर भी डर था और शर्म भी थी। प्रफुल्ल पटेल, आपका दोस्त कहाँ चला गया? तुम्हारा दोस्त झूठा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि हमको इस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कल ही हमने आपको पैसे दिए हैं और आज इस बात को एक ही दिन हुआ है कि आपका दोस्त भाग गया। प्रफुल्ल, तुम्हें इतनी बकैती झाड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुमने आज हमें यहाँ से इसका जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से आज बाहर नहीं जाने दूंगा। जावेरी परिवार के लोग जो प्रफुल्ल पटेल को पूरी तरह से घिर के खड़े थे, उनके चेहरे पर गुस्सा देखने लायक था। उनका मन कर रहा था कि वो कच्चा ही प्रफुल्ल को निगल जाए। आप सभी परेशान ना हो, शांति रखिए। मामा जी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आदमी जल्द ही पकड़ा जाएगा। अनिका ने पैनिक करते हुए कहा, हम एक परिवार है, हमें शांति से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो आदमी मिल जाएगा वैसे हमें हमारा पैसा भी मिल जाएगा। अपने भाई को बचाने के लिए चित्रा भी अब मैदान में उतर पड़ी। हालांकि जाबरी परिवार के लोग अभी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा थे और उनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो अनिका और चित्रा के बात पर ध्यान दे सके। कल्याणी ने डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा, प्रफुल्ल भाई साहब, आपने मुझे बहुत निराश किया है। दादी, ये सब कहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इन बातों का कोई मतलब नहीं। अब तो प्रफुल्ल पटेल को ही सारी भरपाई करनी होगी, वरना हमारा जाबिरी परिवार खतरे में आ जाएगा। हमारे पास अब बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे पैसे वापस दो वरना हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन करोगे, तुम्हारा दोस्त हमारे 600 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। प्रफुल्ल, अगर तुम तुम्हारे यूजलेस दामाद को भी बेच दोगे ना, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। जाबिरी परिवार के सभी लोग एकाएक करते हुए प्रफुल्ल को नीचे दिखाने लगे थे। अगर कल्याणी भी वहाँ नहीं होती तो शायद पता नहीं वो लोग प्रफुल्ल के साथ क्या करते। मैं कहाँ से कंपनसेट कर सकता हूँ? आप सभी को तो पता ही है, आपके साथ साथ मैंने भी अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। ये बोलते हुए प्रफुल्ल ने कल्याणी की ओर देखा और बोला, कल्याणी जी, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा। मैंने तो मेरे दोस्त को भी कल ही सारा पैसा ट्रांसफ़र किया था, लेकिन आज सुबह से मैं उसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलते हुए प्रफुल्ल ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। हालांकि जावेरी खानदार के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी जावेरी परिवार ये उसके एक्सप्रेशन सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे जैसे लोगों का मन में इमोशंस भड़कने लगे, वैसे वैसे गुस्से की चिंगारी भी प्रफुल्ल भाई साहब की तरफ ज़्यादा गहरी हो गई। देखते ही देखते जाबरी खानदान के 3 से 4 मर्द अपनी सलीब को ऊपर चढ़ाते हुए प्रफुल्ल को मारने के लिए पूरी तैयार हो गया। उसी समय नौकर हॉल में आया और बोला, कल्याणी मैडम, चोपड़ा ग्रुप, एसी रतन चोपड़ा बिल्डर से अंगद जैन और कई सारे क्लाइंट्स आपसे मिलने आए हैं। इससे पहले कि जाफरी परिवार अनाउंसमेंट सुनकर कुछ प्रिपेयर या रिजेक्ट कर पाता, हाल में बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली। जैसे ही रतन चोपड़ा की नज़र कल्याणी पर पड़ी वैसे ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, कल्याणी जी, मुझे लगता है कि हमारा कॉर्पोरेशन यहीं ख़त्म होता है। ये सुनकर कल्याणी के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल भी गए। रतन, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों परिवार कई सालों से एक साथ बिजनेस करते आ रहे हैं। इससे पहले कि रतन कुछ बोलता, अंगद जयन ने मोर्चा संभालते हुए कहा, कल्याणी जी, हमें अच्छे से पता है कि आपके साथ कई सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं और जैन परिवार भी आपके खानदान की बहुत इज्जत करता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जिससे हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। ये बोलते हुए अंगद के चेहरे पर भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे मानो ये सब कुछ रट के आया हो। हमें एकदम पक्की खबर मिली है कि जाबरी परिवार को किसी ने चीट किया है। जाबरी परिवार के सारे फंड्स भी खाली हो गए हैं। आपका जाबरी परिवार पूरी तरह से बैंकरप्ट भी हो गया है। तो आप ही बताइए,
किस हक से आप हमारे साथ बिजनेस करने के लिए कह रही हैं, जब आपके पास कुछ बिजनेस के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अंगद ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा। यह सुनते ही कल्याणी का शरीर पूरी तरह से कांप उठा और बोली, मिस्टर अंगद, आप बहुत दूर चले गए। ढांचा गिर जाने से बुनियादें नहीं गिरती है। अभी जावरी परिवार की सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, इसलिए हम बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। कल्याणी जी, इस समय भी आप अपने परिवार की नाक बचाने में लगी हुई हैं, कुछ ना होते हुए भी बड़ी बड़ी बातें। अगर ऐसा है तो आप ये समझिए कि चोपड़ा ग्रुप की औकात ही नहीं है कि वो जावेरी खानदान के साथ काम करे। बस आप तो हमारे प्रोजेक्ट के फाइनल फंड्स दे दीजिए, और अभी तक हमने आपको जितना भी कैपिटल डिपॉजिट दिया है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए रतन ने कहा। जैसे ही रतन ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वहाँ मौजूद और भी लोगों ने एक एक करके बोलना शुरू कर दिया। जो जावेरी परिवार ऐसे बिजनेस ख़त्म करने आए थे। मिस्टर रतन एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें आपके साथ काम नहीं करना है, हमें हमारा सारा डिपॉजिट वापस चाहिए। अब इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना घर बेचेंगे या ज़मीन, हमें तो बस हमारा डिपॉजिट चाहिए। एकदम सही बात है। अगर जावेरी परिवार पूरी तरह ऐसी बैंकरप्ट हो गया है तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जो बेचना है बेचो, हमें तो सिर्फ हमारा पैसा चाहिए। जब जावेरी परिवार के लोगों ने यह सारा नज़ारा देखा तो वो भी पूरी तरह से फ्यूरियस हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। मैम, वो अंकल अभी पूरी तरह से शांत दिखाई पड़ रहे थे, जैसे मानो वो परिवार में एग्जिट करते हैं। अचानक ऐसी कल्याणी ने अपना हाथ जोर से टेबल में कहा, बस, तुम लोग आकर बहस क्यों कर रहे हो? कल्याणी जी, ऐसा नहीं है कि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन जब जावेरी परिवार रतन ने इसके आगे और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि आखिर रतन क्या कहना चाहता था। कल्याणी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मिस्टर रतन, मिस्टर अंगद और बाकी के सभी लोग, जावेरी परिवार आपका सारा पैसा पाई पाई करके भर देगा, लेकिन क्या आप उसके लिए जावेरी परिवार को कुछ समय दे सकते हो? हम लोग एक एक करके आपके सारों से काम करते आ रहे हैं। दोस्ती की खातिर आप इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि अब हमें भी पता है कि वो हमारे लिए पैसा कुछ छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं, हमें भारी इंतजाम करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम आपको 5 दिन की मोहलत देते हैं। ये बोलने के बाद रतन पीछे मुड़ा और जावेरी परिवार के हॉल से बाहर भी निकल गया। क्या 5 दिन के अंदर जावेरी परिवार सभी को पैसा लौटा पाएगा? क्या नक्श का दोस्त राहुल बिंद्रा इस काम में उनकी मदद करेगा? क्या जावेरी परिवार अनिका को इतनी आसानी से छोड़ देगा, या फिर अभी कहानी में कोई और बाकी है? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।